हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में। आज का टॉपिक है द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, जानने से पहले मुख्य विशेषताएं क्या होती है पहले उसको जान लेते हैं। आपने बॉलीवुड बादशाह रोमांस किंग शाहरुख खान को तो जानते होंगे। वो सिर्फ क्या एक बार हाथ फैला देते हैं तो फिर उस स्टाइल से ही पता चल जाता है कि शाहरुख खान सर का स्टाइल है। ठीक उसी तरह हमारे संविधान में भी कुछ ऐसे मुख्य विशेषता हैं, कुछ साइलेंट फीचर्स है जो इसको स्पेशल बनाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं हमारे संविधान में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, एडल्ट सफरेज, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सेकुलर स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप और आखिर में जुडिशियल रिव्यू। तो पहले आता है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे लेंथीएस्ट और मोर डिटेल्ड भी कहा जाता है। तो पहले जानते हैं कि लेंथीएस्ट क्यों कहा जाता है। लेंथीएस्ट इसलिए कहा जाता है, पहले हम जान लेते हैं कि दूसरे कंट्री में कितने कितने आर्टिकल्स हैं। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 7 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स हैं और कनाडा में 147 आर्टिकल्स हैं। लेकिन इंडिया में 395 आर्टिकल्स हैं। उसको 25 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और 12 शेड्यूल्स के साथ। इसलिए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और उसके साथ मोर डिटेल भी कहा जाता है। तो मोर डिटेल क्यों कहा जाता है पहले उसको समझते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोर स्पेसिफाई है क्योंकि हमारे जो स्पेशलिटी, जो मुख्य विशेषताएं हैं ना, वो ज्यादातर दूसरे कंट्री से आया है। क्योंकि उस कंट्री में जो जो स्पेशली चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जैसे कि अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स है तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स आया, और यूनाइटेड किंगडम से हमारा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आया, और जर्मनी से हमारा इमरजेंसी प्रोविजन आया। इसलिए सारे चीजें जो जो स्पेशलिटी चीजें हैं दूसरे कंट्री के, तो वो सारे स्पेशल चीजें लाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित आकार में रख दिया गया। जो हमारे लॉ फ्रेमर्स थे उन्होंने ये सारी चीजें हमारे संविधान में रख दिए। तो फिर इसलिए मोर डिटेल भी कहा जाता है और साथ साथ हर एक का पावर भी वेल डिफाइन के साथ मेंशन भी किया गया है। अब आगे चलते हैं। दूसरे पे आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। तो सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन मतलब होता है सुप्रीम। हमारे कंट्री को सॉवरेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे थे, वो उनके अंडर में थे। लेकिन जब हमारा देश स्वाधीन हुआ उसके बाद इंडिया इज नाउ इंडिपेंडेंट। इंडिया को कोई फॉरेन अथॉरिटी अब रूल नहीं कर रहा है, तो इसलिए इंडिया को सॉवरेन, क्योंकि इसके जो पीपल हैं तो उनको पावर दिया गया है, पूरी अथॉरिटी दिया गया है। तो पीपल इसके सोल अथॉरिटी हैं, इसलिए उसको सॉवरेन भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट मतलब क्या है? समाजवादी। हमारा जो कंट्री है वो कैपिटलिस्ट नहीं है, वो सोशलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है? पूंजीवादी। लेकिन हमारा कंट्री है समाजवादी। कैपिटलिस्ट मतलब जो सारे मनी है, इकोनॉमी है, वो किसी पर्टिकुलर लोगों के पास सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारा जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हर एक लोगों के पास, वो इक्वली, ज्यादातर इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। तो अब आगे बात करते हैं सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा जो कंट्री है तो उस कंट्री में कोई फिक्स्ड रिलीजन नहीं है, या फिर किसी भी स्टेट को पर्टिकुलर उस रिलीजन से नहीं जाना जाता है। हम किसी स्टेट को ये नहीं कहते कि हिंदू स्टेट है, ये मुस्लिम स्टेट है, ये क्रिश्चियन स्टेट है, हम ऐसे नहीं कहते। हर एक स्टेट में हर एक रिलीजन को इक्वल प्रायोरिटी दिया जाता है।
अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? इसमें लोग चुनते हैं, एक गवर्नमेंट जो फॉर्म होता है उस गवर्नमेंट को अथॉरिटी लोग देते हैं, तो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो उनके आगे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो डेमोक्रेटिक स्टेट में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अब बात करते हैं रिपब्लिक की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो खुद ही डिक्लेयर करता है कि हमारे पीपल ही, जो हमारे भारतीय लोग हैं, उन्होंने संविधान को बनाया है और उन्होंने इसको अडॉप्ट भी किया है और पीपल ही इसके सोल अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी और सारा पावर उनको ही दिया गया है। और जो प्रेसिडेंट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह का गवर्नमेंट होता है, एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में चलता है। तो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जिसमें प्रेसिडेंट को पूरा पावर दिया जाता है, वो अपना कैबिनेट खुद डिसाइड करते हैं और जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के आगे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनका जो काम है, जो चार सारी चीजें हैं, वो प्रेसिडेंट के आगे ही सब उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्रेसिडेंट को आज चीफ एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है, लेकिन उसका जो सारा पावर है उसको मिनिस्टर्स को दिया गया है और जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो मिनिस्टर्स है उनका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो फिर जो सारे लायबिलिटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्राइम मिनिस्टर के आगे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों बनाया, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों एक्सेप्ट किया। अभी भी कंट्रोवर्सी चलता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो पहले जानते हैं कि क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अपनाया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ? यूके से आया है और ब्रिटिशर्स हमको रूल कर रहे थे पहले, इसलिए हम अक्वेंटेड हैं उनके रूल के हिसाब से। जो चीजों से हम अक्वेंटेड हो चुके हैं वही चीजों को अपनाने में थोड़ी आसानी होती है, तो फिर इसलिए हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है। अब आगे बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आता है यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी क्या है पहले जान लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं और रिजिडिटी जिसको चेंज करने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो फिर इसका एसेंशियल फीचर्स क्या है? यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। हमारा संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर्स भी है और रिजिडिटी का भी फीचर्स है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो आता है क्या? रिजिडिटी में आता है, क्योंकि उसको अगर चेंज करना है तो फिर उसके लिए स्पेशल प्रोविजन चाहिए। जैसे कि हमारा पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद जाकर प्रेसिडेंट का साइन होकर, उसके लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन चाहिए। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो फिर उसमें हमारा नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से उसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो फिर आप खुद ही समझिए। तो फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में आता है, क्योंकि उसको बहुत बार चेंज किया जा चुका है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो रिजिडिटी में आता है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं और बाकी की जो सारे हैं अगली क्लास में जानेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो फिर आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए, और उसके साथ अगर और कुछ भी डाउट होता है तो फिर आप कमेंट जरूर करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपको आसानी से पहुंचा सकूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में।